नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। खबरों का रुख कर लेते हैं दिल्ली का। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि भाजपा के शासन वाली दिल्ली नगर निगम ने राजधानी के स्कूलों का और छात्रों का बंटाधार कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां दिल्ली सरकार के स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में नए नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी शासित नगर निगम बच्चों को पुस्तकों, ड्रेस तक की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि वह शिक्षा का काम नहीं कर सकती है, तो उसे इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को दे देनी चाहिए और वे इन स्कूलों को विश्व स्तरीय बना करके दिखा देंगे। हालांकि भाजपा ने सिसोदिया के इस दावे को झूठ और प्रचार की एक रणनीति करार दिया है। बता दें कि दिल्ली पर जारी UDISE यानी शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस की रिपोर्ट के आधार पर सिसोदिया ने दावा किया कि दिल्ली सरकार के 98% स्कूलों में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात शिक्षा के अधिकार के कानून के मानकों के अनुसार है। यहाँ पर बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा दी जा रही है, जबकि उधर MCD के लगभग 50% स्कूलों में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात सही नहीं है और यहाँ मानकों के अनुसार शिक्षक कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आने वाले भाजपा के नेताओं को समझना चाहिए कि शिक्षा जैसे कार्य उनके लिए नहीं है और यह कार्य उन्हें दिल्ली सरकार को सौंप देना चाहिए, जो अपने स्कूलों में छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी UDISE प्लस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के स्कूलों का PTR भाजपा शासित दिल्ली MCD के खराब PTR की वजह से देश के औसत से अधिक है। तो भाजपा शासित जिस तरीके से MCD के जो स्कूल हैं उनका जो स्तर है वो बेहद खराब है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बात कही है। MCD ने स्कूलों और छात्रों का बंटाधार कर दिया है। ये बात दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कही है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली के MCD नहीं संभाल पा रही स्कूलों को तो वो दिल्ली सरकार को सौंप दे। वो एक मॉडल प्रस्तुत करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे और विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली को वो लागू करने के लिए वहां पर अपने जिस तरीके से दिल्ली सरकार के अधीन जो स्कूल हैं, जिस तरीके से उनका कायाकल्प किया है, उसी तर्ज पर उन स्कूलों का भी वो कायाकल्प करेंगे। ये बात मनीष सिसोदिया ने कही है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी बड़ा प्रहार किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए शिक्षकों या फिर स्कूलों का बेड़ा पार नहीं किया जा सकता है और ये उनके लिए नहीं बनी, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए शिक्षा प्रणाली नहीं बनी है। शिक्षा के क्षेत्र को मापदंड को आगे ले जाने के लिए साफ तौर पर कहा कि ये भाजपा के नेताओं के लिए नहीं है, इसलिए अब उन्हें इन स्कूलों को दिल्ली सरकार को सौंप देना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं सीधे। राजीव, जिस तरीके से ये लगातार अभी तक दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्कूलों का कायाकल्प कर दिया है, लेकिन ये जो MCD के अधीन जो स्कूल हैं उनको लेकर के ये कड़ा प्रहार और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी हमला बोला है मनीष सिसोदिया ने, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? लगातार कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, पर आरोप लगाया और कहीं ना कहीं भाजपा के MCD के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर जिस तरीके से भाजपा भी अपना बचाव करती हुई नजर आ रही है इसमें। जी बिल्कुल राजीव, भाजपा बचाव करती नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी बात कही मनीष सिसोदिया ने कि दरअसल शिक्षा की प्रणाली या शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना ये भाजपा के नेताओं के लिए नहीं बनी है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज और समझ गया जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार के MCD के वो बिल्कुल नहीं है, ना ही स्कूलों को चलाया जा रहा है और ना ही उसके अंदर जो टीचरों की सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं होती नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर दिक्कतें जरूर है। मगर एक चीज और समझनी होगी जिस तरीके से जब पूर्व मेयर है जयप्रकाश जी MCD के, उन्होंने भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के सिर्फ
चुनिंदा स्कूलों के अंदर ही सुविधा दी गई है। अगर जो स्कूल है दिल्ली सरकार के और एमसीडी के, अगर उन दोनों में कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार बेहतर उसकी नजर आएगी। तो दिल्ली सरकार के अंदर अभी तक ऐसे कोई भी स्कूल बनाए गए हैं सिर्फ उसमें में ही सुविधाएं दी गई है। मतलब जब बाकी स्कूलों की बात करें तो वहां पर भी अभी तक कोई सुविधा नहीं मिलती नजर आ रही है और ना ही बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, ना कि एग्जाम के तौर पर पास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर चल रहा है और इसमें कांग्रेस ने भी जो अनिल चौधरी जी है उन्होंने भी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूल जो है वो काफी पिछड़े हुए हैं और ना ही दिल्ली सरकार के जो जितने भी स्कूल है वो ना ही उसमें कोई सुविधाएं दी जा रही है, ना ही बच्चों को अभी तक कोई बेहतर शिक्षा मिल रही है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि दिल्ली के स्कूलों का कायाकल्प कर दिया जाएगा और जो एमसीडी के अधीन जो स्कूल हैं उनको भी अगर दिल्ली सरकार को सौंप दिया जाए तो उनका भी कायाकल्प कर दिया जाएगा और विश्व स्तरीय सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई जाएंगी। ये बात जिस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि ये एक फर्जी तरीके से झूठ के दावे किए जा रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो रिपोर्ट नहीं दिखी या जो रिपोर्ट आई है? देखिए जिस तरीके से बात करें रिपोर्ट के आधार पर कहा कि दिल्ली के एमसीडी के स्कूल किया जाए, ना ही स्कूलों को बेहतर किया जाए। जो दीवारें हैं या इमारतें हैं वो पुरानी खंडर हो चुकी है, ना ही स्कूलों के अंदर टीचरों को भर्ती किया जा रहा है, ना ही बच्चों को कोई भी सुविधा मिल पा रही है। मतलब जिस तरीके से एमसीडी के स्कूलों की बात करें या भाजपा के जो बचाव पक्ष है वो कहीं ना कहीं आप दिल्ली सरकार को आरोप लगा रहे हैं और दिल्ली सरकार की जो रिपोर्ट है उसको कहीं ना कहीं झूठी ठहराया जा रहा है। मतलब जिस तरीके से एमसीडी के स्कूलों के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं सुविधाएं नहीं है। मतलब जिस तरीके से जयप्रकाश जी ने कहा कि दिल्ली के जो एमसीडी के स्कूल है उनके अंदर बेहतर सुविधा दी जा चुकी है और लगातार कहीं ना कहीं सुविधाओं को बढ़ाया भी जा रहा है। मतलब दिल्ली सरकार से सिर्फ चुनिंदा स्कूलों के अंदर ही कुछ सुविधा मिल पाई है, ना कि सभी स्कूलों के अंदर। मतलब दिल्ली सरकार जो है वो लगातार यही चाहती है कि एमसीडी को जितने भी स्कूल है वो दिल्ली सरकार के अंदर से कर दिए जाए ताकि उनको सुधार हो सके। मतलब अभी तक दिल्ली सरकार के स्कूलों की बात करें या एमसीडी के स्कूलों की बात करें दोनों में कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी लेकिन राजीव, जिस तरीके से बात किया जाए, अगर दिल्ली सरकार के अधीन जो स्कूल आते हैं और दिल्ली सरकार लगातार अपने विकास का मॉडल पेश प्रस्तुत करती रहती है और वो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के कि दिल्ली में जिस तरीके से शिक्षा के हालातों को उन्होंने सुधारा है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने, और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के भी तमाम दावे किए जाते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं। तो क्या ये दावे वास्तव में जमीनी धरातल पर अभी भी उतरते नजर नहीं आ रहे हैं, केवल दावे ही हैं? देखिए जिससे बात करें दिल्ली सरकार ने तमाम वादे किए थे और तमाम दावे किए थे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने यही कहा था कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाएंगे। अस्पतालों के अंदर जो दूसरी लहर आई वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी और बात करें कहीं ना कहीं सुविधाएं देने के नाम पर बड़े बड़े वादे जरूर किए गए थे। मगर कोरोना काल के जिन बच्चों के पास लैब की सुविधाएं नहीं थी, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं थे, उनकी पढ़ाई बिल्कुल ठप होती नजर आई। मतलब जिनके पास सुविधाएं थी वो जरूर इस सुविधाओं को लाभ उठाते हुए नजर आए। मतलब कहीं ना कहीं स्कूलों के अंदर की बात करें तो स्कूलों के अंदर बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं और यहाँ पे दिल्ली सरकार के कुछ ऐसे स्कूलों की है जिसके अंदर दिल्ली सरकार की नाक के नीचे ही बड़े बच्चों से कहीं ना कहीं फीस के नाम पर, यूनिफॉर्म के नाम पर, किताबों के नाम पर पैसे वसूल किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल राजू, वसूली कांड का जिस तरीके से आपने बात किया कि वसूली किए जा रहे हैं छात्रों से पैसे की, और उसके साथ ही साथ ये अगर बात की जाए तो जिस रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये साफ तौर पर यह कहा गया है कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो स्कूल हैं वो बेहतर हैं। तो क्या ये रिपोर्ट का खंडन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, क्या किसी तरीके से इस रिपोर्ट पर भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का अब तक कोई बयान आया? देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की इस रिपोर्ट के आधार पर जो बयान है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि हम भाजपा के जो एमसीडी के जो प्लेयर है वो जयप्रकाश जी उन्होंने भी इसका खंडन किया और यहाँ की रिपोर्ट झूठी बताई गई है और यहाँ तक ये कहा गया कि एमसीडी के जितने भी स्कूल है उनके अंदर बेहतर सुविधाएं दी गई है। हर तरीके से यूनिफॉर्म फ्री दी जाती है, ये किताबें फ्री दी जाती है, यहाँ तक कि बच्चों को जो मिड डे मील का जो खाना होता है वो भी फ्री दिया जाता है और लगातार कहीं बेहतर सुविधाएं दी जाती है। मगर कहीं ना कहीं दोनों तरफ सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। मगर बच्चों के बारे में देखें तो एमसीडी के स्कूल इतने बेहतर नहीं है। अगर एमसीडी के स्कूल इतने बेहतर होते तो लोग बस प्राइवेट स्कूल की तरफ नहीं जाते और जो दिल्ली सरकार जो दावे कर रही है उनके स्कूलों के अंदर बेहतर सुविधाएं, अगर उनके भी स्कूलों में सुविधाएं होती तो कहीं ना कहीं जो गाना बजाई उसके
के नाम पर वो नहीं होती, और दूसरा प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चों की भीड़ नहीं होती। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। राजू तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, संवाददाता दिल्ली से। तो जिस तरीके से और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो संसद के बाहर घेराव करेंगे। संसद के बाहर 22 जुलाई से प्रदर्शन करेंगे किसान, और प्रत्येक दिन 200 किसानों का जत्था ये आंदोलन में शामिल होगा। मानसून सत्र के दौरान ये प्रदर्शन किया जाएगा, और इसके साथ ही साथ ये संयुक्त किसान के नेताओं ने कहा है कि वो विपक्षी दलों के सांसदों को एक चेतावनी भरा पत्र भी सौंपेंगे, और उस पत्र में वो उन सांसदों को कहेंगे कि सांसद सत्र को चलने न दें, सत्र का बहिर्गमन न करें, लेकिन सत्र चलने नहीं देना चाहिए। और क्योंकि अगर सत्र का बहिर्गमन सांसद करते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार को इससे फायदा मिलेगा, और वो मनमाने रवैये से अपने निर्णय, अपने फैसले और सत्र का संचालन कंटिन्यूअस जारी रखेंगे। तो इसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने ये भी ठान रखा है कि विपक्षी दलों के सांसदों को ये पत्र चेतावनी भरा जारी किया जाएगा। संसद के अंदर विपक्षी सांसदों से अपनी आवाज उठाने की अपील करेंगे ये किसान, और संसद के बाहर किसान घेराव करेंगे संसद का। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, और अब संसद के बाहर 22 जुलाई से प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई गई है। किसानों का कहना है कि प्रत्येक दिन लगभग 200 किसानों के द्वारा ये आंदोलन किया जाएगा, और संसद के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, घेराव किया जाएगा, अपनी मांगों को लेकर के आवाज बुलंद की जाएगी। तो अभी तक जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है, और इसी कड़ी में अब एक और कदम बढ़ता नजर आ रहा है। तो किसानों के द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया है, और संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 22 जुलाई से ये प्रदर्शन किया जाएगा। संसद के बाहर ये प्रदर्शन होगा, यानी संसद का घेराव किया जाएगा, और संसद के अंदर विपक्षी दलों के सांसदों द्वारा अपनी आवाज को बुलंद करने की अपील की जाएगी किसानों द्वारा। तो किसानों द्वारा एक चेतावनी भरा पत्र भी दिया जाएगा सांसदों को, ये विपक्षी सांसदों को पत्र दिया जाएगा, सौंपा जाएगा, और उसमें किसानों की आवाज को बुलंद करने की बात कही जाएगी। संसद के अंदर किसानों की आवाज को उठाने की बात कही जाएगी, और नए कृषि कानून जो आया है उस बिल को वापस करने की बात भी कही जाएगी। तो फिल्मी इंडस्ट्री में आर्ट डायरेक्टर राजू सपाटे ने कुछ दिन पहले पुणे के अपने फ्लैट में खुदकुशी की थी। राजू सपाटे ने खुदकुशी करने से पहले एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक यूनियन के पदाधिकारी राकेश मौर्य पर आरोप लगाया है कि वो काम नहीं करने दे रहे। राकेश मजदूर यूनियन का एक पदाधिकारी है। सपाटे के आखिरी वीडियो के मुताबिक यूनियन के लोगों ने उनके कई फिल्म के प्रोजेक्ट में दादागिरी करके काम बंद करवा दिया। वीडियो में वह यूनियन के लोगों को अपनी इस हालत का जिम्मेदार मानते हैं। सुसाइड से पहले उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, और उसके बाद कई लोगों ने उन्हें फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया। उनकी पत्नी रात में मुंबई से पुणे के लिए निकली थी, और जब उन्होंने फ्लैट खोला तो राजू सपाटे खुदकुशी की अवस्था में नजर आए। इस घटना के बाद रविवार मुंबई फिल्म सिटी के गेट के पास कला दिग्दर्शक राजू सपाटे के समर्थन में मोर्चा निकाला गया। मराठी हिंदी फिल्म से जुड़े लोगों ने गोरेगांव फिल्म सिटी के गेट के पास राजू सपाटे को कैंडल जलाकर पहले श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद एक फिल्म यूनियन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि कला दिग्दर्शक राजू सपाटे ने खुदकुशी नहीं की है, उनकी हत्या हुई है, और उसका जिम्मेदार भाजपा के एक आमदार और उनके फिल्म यूनियन के कुछ साथियों को बताया है। नमस्कार, मी राजेश मारुती साप्ते, मी आर्ट डायरेक्टर आहे। मी पुढच्याही प्रकारची नशा केलेली नाही। मी पूर्ण विचारांती हा निर्णय घेत आहे, कारण मला काही गोष्टींचा खूप त्रास होत आहे। ज्यातली ही गोष्ट आहे की राकेश मौर्य लेबर युनियनमधून जे ट्रेझरर मला खूप त्रास देत आहेत। माझं कुठच्याही प्रकारचं पेमेंट तिकडे थकीत नाही, सगळं पेमेंट रेग्युलरली दिलेलं आहे। माझी कुठचीही कंप्लेंट तिकडे नाही। राकेश मौर्य युनियनमधल्या काही लेबर लोकांना मुद्दामून फोन करून त्यांच्याकडून ते वदवून घेत आहेत की राजू साप्तेने 1 का 1.5 दिया नहीं। हे कालही मी
क्लिअर केलं आहे. नरेश मेस्सी त्यांनी पण फोन करून विचारलं असता त्यांनीही सांगितलं की माझं पेमेंट पूर्ण आहे. नरेश मेस्सीनीही सांगितलं की आजपर्यंत दादानी कुठचंही पेमेंट अर्धवट केलेलं नाही. तरीही राकेश मोरया हे मला खूप सतवत आहेत. ते माझं कुठचंही काम चालू करू देत नाही आहेत. सध्या माझ्याकडे 5 प्रोजेक्ट आहेत ज्याची इमिजिएट मला काम चालू करायचं आहे. त्यातलं एक प्रोजेक्ट काल मला झीचं सोडून द्यावं लागलं बिकॉज मला ते कामच नाही करून देत आहेत. तसंच दशमी क्रिएशनचं काम चालू असताना ते त्यांनी थांबवलेलं आहे. या गोष्टीचा निषेध म्हणून मी आज आत्महत्या करत आहे. तरी मला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा. धन्यवाद. कृष्णा भाऊ, लोकशाही चित्रपट कामगार सेना से हूँ। ये जो आत्महत्या हुई है ये सही मायने में ये आत्महत्या नहीं है। ये इन लोगों ने मिलकर इनकी हत्या की है और इसमें जो लोग इसमें शामिल हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल अरेस्ट करना ही चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग ये है कि फेडरेशन और सेटिंग यूनियन का जो बैंक खाता है सबसे पहले वो पुलिस ने फ्रीज करना चाहिए, क्योंकि वहीं से पैसा आ रहा है। ये लोग वहाँ से बड़े वकील लगा के छूट रहे हैं। ये वहीं से पैसा आ रहा है, पुलिस को दे रहे हैं। उनके पर जो सीरियस और एकदम बड़े जो कानून लगाए जाते हैं वो पैसा दे के उसको कम किया जा रहा है। इसलिए मेरी ये दूसरी मांग है कि उनका जल्द से जल्द अकाउंट फ्रीज होना चाहिए। और हमारी तीसरी मांग ये है कि जो खंडनीखोरी और जो सेट पर जाकर जो विजिलेंस ऑफिसर के नाम पर लोग जो जा रहे हैं उनको सबसे पहले बंद किया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਰੁੱਖ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇहद ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और खबर में जिस तरीके से राजेश आप्टे के जो सुसाइड नोट मिला है, सुसाइड का मामला सामने आया है, उसमें ये बताया जा रहा है कि राजेश आप्टे ने सुसाइड नहीं किया बल्कि ये हत्या है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से ये मामला पूरा सामने आया है राजू सपाटे का, और इसमें ये जो सुसाइड नोट मिला है, ये अब आरोप लगाया जा रहा है कि एक यूनियन के द्वारा ये हत्या का मामला है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? और जिस तरह से राजू सपाटे ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के पुणे में जो है आत्महत्या कर ली, तो अपने घर में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में साफ तौर पर उन्होंने मुंबई फिल्म सिटी से जुड़े हुए बड़े यूनियन में काम करने वाले राजेश मौर्या और उनके सहित 5 लोगों का नाम लिया था, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने बताया था कि इनकी वजह से वह आत्महत्या कर रहा है। हालांकि जो 8 दिग्दर्शिका है उनमें काम करने वाले तमाम प्रोजेक्ट को उन लोगों ने मिलकर रोक दिया था। बेअदब कई पर उन्होंने मांग की थी तो उनके काम को रोका ना जाए, उनके प्रोजेक्ट को चलना दिया, लेकिन लगातार विजिलेंस के नाम पे उनके ऊपर दबाव बनाया गया, उनके काम को रोक दिया गया। कोरोना काल के दौरान जिस तरह से लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, राजू सपाटे भी अपनी इसी आर्थिक स्थिति के चलते बेहद परेशान थे। उन्होंने आखिर में सुसाइड कर लिया, जिसमें एक वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी के दौरान उन्होंने तमाम लोगों पर आरोप लगाया था। हालांकि इस आरोप के बाद जो 8 दिग्दर्शिका से जुड़े हुए तमाम जो यूनियन है, उन लोगों ने कल फिल्म सिटी के गेट के बाहर आंदोलन किया। आंदोलन में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस से यह मांग की है कि तत्काल प्रभाव में इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाए और जिनको दोषी बताया गया उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसके बाद कल इंचौर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज कर लिया है, जिनमें कई अहम नाम है, जिनमें राजेश मौर्या का जो अहम नाम था उनका भी शामिल है। के बाद FIR, ये एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात कि अगर सुसाइड नोट मिला था तो सुसाइड नोट में
आखिर पुलिस को क्या दिखा था, और उसके बाद अगर ये 7 लोगों पर जो एफआईआर कल की गई है प्रदर्शन के बाद, ये एफआईआर पहले भी की जा सकती थी, तो क्या इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है? जी देखिए, इस तरह की कोई एविडेंसेस मिलते हैं, चाहे वीडियो चाहे सुसाइड नोट का, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस सबसे पहले देखना चाहती है कि जो आरोप लगाया गया उसमें कितनी गंभीरता है। लिहाजा यदि मौत के लिए मामला दर्ज करते थे, अब गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये बताया जा रहा था कि मुंबई महाराष्ट्र जो चिंचोड़ पुलिस है, वो सबसे पहले उस वीडियो को वेरीफाई कर रही थी कि आखिर में जो आरोप लगाया गया वो कितने सही है। संस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया वो संस्था में है या नहीं है। लेकिन दूसरी एक अहम बात सामने आई है, जिस तरह से एक इंटरव्यू के दौरान तमाम संस्था के लोग ये कह रहे हैं कि एक विधायक का नाम इसमें शामिल है और वो भी दोषी है। लिहाजा इसका वेरीफाई करने के बाद यह जानकारी मिली है कि विधायक 1 साल 1.5 साल पहले ही संस्था से दूर है और संस्था से उनका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद घर से आए थे। कहीं न कहीं महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस वेरीफाई करना चाहती है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने गंभीर और कितने सही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, इस तरीके से इसमें भाजपा के नेता का जो जिक्र किया जा रहा है कि बीजेपी के नेता भी कहीं ना कहीं इस सुसाइड को जो हत्या बताया जा रहा है इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है, तो क्या अब मुंबई पुलिस को अभी तक किसी तरीके का कोई साक्ष्य मिला? और जिस तरीके से एक मामला सामने आया, इसमें बताया गया कि राजू सपाटे के काम को बंद करने का दबाव दिया जा रहा था, ये जो दादागिरी की जा रही थी, दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी तमाम सारे फिल्म की हस्तियों ने बड़े बड़े दिग्गजों पर आरोप लगाए हैं कि उनके काम में बाधा डाली जा रही है और उनके काम को प्रभावित करने की कोशिश की जाती रही है। तो इस तरीके की दादागिरी मुंबई में चल रही है लगातार। आखिर महाराष्ट्र सरकार भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल देखिए, ये पहला मामला नहीं है। मुंबई फिल्म सिटी में से जुड़े ऐसे तमाम आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इसकी आज तक जांच नहीं हुई है, आज तक किसी को आरोपी नहीं बनाया गया है। लिहाजा अब जिस तरह से राजू सपाटे की मौत हो गई है उसको लेकर महाराष्ट्र पुलिस जो है कहीं कहीं हरकत में आई है और 5 लोगों के खिलाफ जो है नामदर्ज एफआईआर तो कर लिया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इसमें गिरफ्तारी कितने लोगों की होती है, क्योंकि लगातार जो है राजनीतिक दबाव भी रहता है। फिल्म सिटी से जुड़े तमाम जो बड़े सितारे हैं उनका भी दबाव रहता है, हालांकि नाम नहीं लेंगे, लेकिन तमाम बड़े सितारों के ऊपर भी इस तरह के दबाव और आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने दूसरे तमाम जो लोग रहते हैं उनकी फिल्मों को चलने नहीं देते हैं। तो फिल्म में अगर कोई चीजें आती तो उसको दबाव बनाकर उनको रोकवाने की कोशिश करते हैं। तो तमाम इस तरह की चीजें लगातार फिल्म में आते रहे। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से ये जो सुसाइड के मामले हैं, अभी सुशांत केस का जिस तरीके से मामला सामने आया था और लगातार तमाम सारे फिल्म के हस्तियां या फिल्म जगत की जो हस्तियां हैं वो सुसाइड उनके मामले सामने आ रहे हैं, और अब राजू सपाटे का जिस तरीके से सुसाइड केस सामने आया है इसमें कहीं ना कहीं गुत्थी सुलझती नजर नहीं आती है, उलझती ही चली जाती है। और इस तरीके प्रकरण में अभी लगातार जिस तरीके से अगर पिछले कुछ दिनों के जो पिछले मामलों को अगर खंगाला जाए तो उनमें कुछ खास निकल करके नहीं आया है। तो क्या ये आखिर वजह क्या होती है? रसूखदार जो लोग होते हैं उनकी पहुंच का नतीजन होता है कि उन तक पुलिस का जो शिकंजा है वो पहुंच नहीं पाता है, या फिर कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही सामने आती है? ये जाहिर तौर पर जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का मामला आता है उसमें तमाम छोटे जो किरदार निभाने वाले सितारे थे उन्होंने भी आवाज बुलंद की थी और मांग की थी कि फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से बड़े सितारों की गुंडागर्दी चलती है, बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर की गुंडागर्दी चलती है, इसमें जांच होना चाहिए, उनको पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई और ईडी और तमाम मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने जांच की, लेकिन अब तक फिल्म तो सुसाइड नोट में यूनियन के नेता को जिम्मेदार बताया गया है। ये इस तरीके से जो मामला सामने आया है, आर्ट डायरेक्टर राजू सपाटे ने दरअसल खुदकुशी की है और जब उन्होंने एक वीडियो वायरल किया, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके काम में किस तरीके से बाधा डाली जा रही है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का भी उन्होंने उस वीडियो में जिक्र किया है और उस वीडियो के बाद
तमाम सारे उनके चाहने वाले लोगों ने, तमाम सारे उनके जानने वाले लोगों ने उनको कॉल करने की कोशिश की, कॉल की भी, लेकिन उन्होंने किसी को भी कॉल पिक नहीं किया। तो आर्ट डायरेक्टर राजू सपाटे के पास से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें इस तरीके से बात उनकी कही गई है। और जब उनकी पत्नी खुद उनके फ्लैट पर पहुंची तो वो सुसाइड अवस्था में मिले हैं। और उसके बाद कल का अगर जिक्र किया जाए तो कल ये तमाम सारी जो तस्वीरें सामने आप देख रहे हैं, तमाम सारे लोगों ने ये राजू सपाटे के समर्थन में ये उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनको न्याय दिलाने की मांग की है कि जिस तरीके से ये सुसाइड नोट मिला है, उनका जो वीडियो सामने आया था उससे ये साफ होता है कि सुसाइड नहीं, हत्या है। और एक बार फिर हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं मुंबई से। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से मामला ये सामने आ रहा है, लगातार लोग राजू सपाटे को लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्या लगता है कि राजू सपाटे को न्याय मिल पाएगा? तो राजू सपाटे ने जिस तरह से अपने घर में आत्महत्या की थी, उसको लेकर अब मामला कहीं कहीं सूट पकड़ते जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम जो बड़े यूनियन है, आर्ट डिरेक्टर्स का यूनियन है, वो कहीं के आवाज बुलंद कर रहा है कि राजू सपाटे के जो आरोपी है, जिनका नाम राजू सपाटे ने अपने वीडियो के जरिए लिया है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इस कार्रवाई को लेकर एफआईआर तो दर्ज किया गया है, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि राजनीतिक दबाव जो काफी रहता है, फिल्म इंडस्ट्री से तमाम जुड़े हुए तमाम जो बड़े सितारे हैं या बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, वो कहीं कहीं उनका दबाव रहता है। लिहाजा महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर एक बड़ा दबाव होगा। लेकिन जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने आया था, उसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि तमाम जो छोटे सितारे थे, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर तमाम जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनका दबाव था, इस लिहाज से भी वो परेशानी में थे। लेकिन राजू सपाटे को लेकर जिस तरह से तमाम आरोप लगाया जा रहा है, उसमें देखने वाली बात यह होगी कि अब महाराष्ट्र इससे कार्रवाई करती है कि कितनी गंभीरता से लेती है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे मुंबई से सीधे तौर पर। तो जिस तरीके से ये राजू सपाटे का मामला सामने आया है और उसमें सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। हालांकि तमाम सारे लोगों का ये आरोप है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर राजू सपाटे के केस में गुत्थी कितनी सुलझा पाती है मुंबई पुलिस। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।